नमस्कार। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बस खो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें इतिहास खुद छुपा लेता है। क्यों? ताकि वो एक गूंज बनकर, एक आवाज बनकर हमेशा लौटते रहें। आज हम एक ऐसी ही गूंज की पड़ताल करने वाले हैं, एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने एक नहीं कई नामों से जाना। एक बहुत ही दिलचस्प बात कही गई है। कभी कभी इतिहास किसी नाम को इतनी गहराई में छुपा देता है कि वो सदियों बाद एक फुसफुसाहट बन के लौटता है। और आज ये जो फुसफुसाहट है ना, ये हमें एक पूरी क्रांति की कहानी सुनाने वाली है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये था कौन? रंजीत, बलवंत या फिर भगत सिंह? नाम तीन पर इंसान एक। चलिए आज मिलकर इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे भगत सिंह की, एक ऐसे शख्स की जिनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सफर है, एक क्रांतिकारी विचार के बनने और हां, बदलने का भी। ये जो पंक्तियां हैं ना, ये भगत सिंह पर एकदम सटीक बैठती हैं कि इतिहास कभी-कभी ऐसे बच्चे को जन्म देता है जिसे वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाता। और भगत सिंह इतिहास के शायद ऐसे ही बेटे थे जिनका असली कद, असली महत्व वक्त के साथ ही समझ आया। तो इस सफर को समझने के लिए हम इन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बचपन में क्रांति का बीज कैसे पड़ा, फिर वो क्रांतिकारी गतिविधियों की मुख्य धारा में कैसे शामिल हुए, और हां, ये सबसे जरूरी है कि कैसे विचारों ने उनकी क्रांति की दिशा ही बदल दी। इसके बाद हम लाला जी के बदले की कहानी जानेंगे, उस मशहूर बम का जिक्र करेंगे जो बहरे कानों को सुनाने के लिए था, और आखिर में देखेंगे कि कैसे उनके विचार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। तो चलिए सफर शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, पहले पड़ाव से, बचपन में क्रांति का बीज। बात है 28 सितंबर 1907 की। जगह थी पंजाब का लायलपुर जिला। गांव था बंगा। यहीं एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया भगत सिंह। कहते हैं बचपन से ही उनकी आंखों में एक अलग ही तूफान था, और ये तूफान उनकी परवरिश में भी झलकता था। देखिए, उनकी पढ़ाई की शुरुआत ही एक तरह के विद्रोह से हुई। पिता किशन सिंह ने उन्हें खालसा स्कूल में दाखिला दिलाने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि वो स्कूल ब्रिटिश सरकार का समर्थक है। इसकी जगह उन्होंने चुना दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और जरा सोचिए, महज 14 साल की उम्र में वो पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलनों का हिस्सा बन चुके थे। माहौल ही कुछ ऐसा था। परिवार में आजादी की आग तो पहले से ही जल रही थी, और ऊपर से 1914-15 के गदर आंदोलन की कहानियों ने उस आग में घी का काम किया। देखना होगा कि पंजाब का एक लड़का आखिर इतना बड़ा क्रांतिकारी बना कैसे। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में, एक ऐसे परिवार में जहां देशभक्ति रग रग में थी। सोचिए, जब वो सिर्फ 14 साल के थे, तब 1921 का असहयोग आंदोलन फेल हो गया, और इस बात ने उन्हें अंदर तक निराश कर दिया। फिर 1923 में वो लाहौर के नेशनल कॉलेज पहुंचे, जहां उनकी दोस्ती हुई सुखदेव और यशपाल जैसे साथियों से, जो आगे चलकर उनके कॉमरेड बने। और फिर करीब 1924 में जब पुलिस उन पर नजर रखने लगी, तो वो पंजाब छोड़कर एक बड़े मंच की तलाश में कानपुर आ गए। देखिए, उनके शुरुआती विचारों पर दो चीजों का बहुत गहरा असर पड़ा। एक तो उनके पिता सरदार किशन सिंह, और दूसरा था पंजाब का उग्र बब्बर अकाली आंदोलन। ये जो आंदोलन था ना, ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक हथियारों वाला विद्रोह था। और इसी को देखकर भगत सिंह के मन में ये बात घर कर गई कि आजादी शायद सिर्फ अहिंसा से नहीं मिलेगी, इसके लिए सीधी कार्यवाही भी जरूरी हो सकती है। अब देखिए, कानपुर में भगत सिंह सिर्फ एक आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। नहीं, उन्होंने तो उस आंदोलन की पूरी सोच, उसकी नींव को ही बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन को सिर्फ आजादी का नहीं, बल्कि एक समाजवादी मिशन दिया। तो भगत सिंह के आने के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए बन गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी एचएसआरए। और ये सिर्फ नाम में सोशलिस्ट शब्द जोड़ने वाली बात नहीं थी, ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, एचआरए का मकसद सीधा था, हथियारों के दम पर अंग्रेजों को भगाना। लेकिन एचएसआरए का लक्ष्य इससे कहीं बड़ा था। उनका मकसद था एक समाजवादी क्रांति। मतलब अब लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था से थी जिसमें मजदूरों और किसानों का शोषण होता था। तो फिर ये सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द का मतलब क्या था एचएसआरए के लिए? उनके लिए इसका मतलब था एक ऐसा देश जहां आपको सिर्फ वोट देने की आजादी ना हो, बल्कि रोटी कमाने की यानी आर्थिक आजादी भी हो। उनका असली मकसद था भारत के मजदूरों और किसानों को एक करना, उन्हें ताकतवर बनाना।
इसी बीच 1926 में दशहरे के मेले में एक बम धमाका हुआ और भगत सिंह को इसमें झूठा फंसा दिया गया। और जानते हैं उनकी जमानत के लिए कितनी रकम मांगी गई? 60,000 रुपए। जरा सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। ये साफ दिखाता है कि अंग्रेजी हुकूमत उन्हें किसी भी हाल में दबाना चाहती थी। लेकिन सरकार का यह दमन, ये दबाव क्रांतिकारियों को डरा नहीं पाया, बल्कि इसने उनके इरादों को और भी पक्का कर दिया। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके गुस्से को एक आग में बदल दिया। वो घटना थी लाला लाजपत राय की मौत और उसका बदला। हुआ ये कि 30 अक्टूबर 1928 को पंजाब के शेर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी पुलिस ने एसएसपी स्कॉट और एएसपी सॉन्डर्स के कहने पर बेरहमी से लाठीचार्ज कर दिया। लाला जी को बहुत गहरी चोटें आईं और 17 नवंबर को उनकी मौत हो गई। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। HSRA ने तय किया कि इसका बदला लिया जाएगा। निशाना था एसएसपी स्कॉट। 17 दिसंबर को प्लान को अंजाम दिया गया, लेकिन एक गलती हो गई। भगत सिंह और राजगुरु ने स्कॉट की जगह एएसपी सॉन्डर्स को मार गिराया। और इसके बाद वो भागे नहीं, छिपे नहीं। हत्या के फौरन बाद लाहौर की दीवारों पर पर्चे लग गए जिन पर साफ साफ लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। मतलब उन्होंने खुलेआम इसकी जिम्मेदारी ली और बताया कि ये कोई आम कत्ल नहीं बल्कि एक राजनीतिक एक्शन है। उनकी कहानी को समझने के लिए ना एक सवाल से शुरू करना सबसे सही रहेगा। एक ऐसा सवाल जो उनके पूरे फलसफे, उनकी पूरी सोच को एक लाइन में बयां कर देता है। आखिर वो बम फेंका ही क्यों गया था, जिसका मकसद किसी की जान लेना था ही नहीं, बल्कि एक सोए हुए साम्राज्य को नींद से जगाना था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी धमाके से, वो नाटकीय घटना जिसने भगत सिंह के पैगाम को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचा दिया। हम बात कर रहे हैं असेंबली बम कांड की। तारीख थी 8 अप्रैल 1929 और जगह दिल्ली की सेंट्रल असेंबली। माहौल में ना एक तरह का तनाव था, एक गंभीरता थी। वजह, ब्रिटिश सरकार 2 ऐसे विवादित बिल पास करने जा रही थी जो सीधे सीधे मजदूरों के हक छीन लेते। और ठीक उसी वक्त असेंबली के उस हिस्से में 2 बम फटते हैं जहां कोई बैठा नहीं था। एक पल में चारों तरफ धुआं भर जाता है, भगदड़ मच जाती है, हर कोई डरा हुआ है, लोग बस इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन उस धुएं और चीख पुकार के बीच कुछ और भी था। डर की आवाजें नहीं, बल्कि 2 ऐसी बुलंद आवाजें गूंज रही थीं जो इतिहास में दर्ज होने वाली थीं। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये आवाजें थीं 2 नौजवानों की, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और देखिए, बम फेंकने के बाद उन्होंने और बम नहीं फेंके, उन्होंने हवा में पर्चे उछाले। उनके पास पिस्तौलें थी, चाहते तो लड़ सकते थे, भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो वहीं खड़े रहे और जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दी। पर उनके साथी गिरफ्तार हुए तो अंग्रेजों को लगा कि उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ लिया। पर सच तो ये था कि इन क्रांतिकारियों को अपनी आवाज फैलाने के लिए एक नया मंच मिल गया था, और वो मंच था खुद ब्रिटिश अदालत का कटघरा। पुलिस ने भी अपनी चाल चली। उन्होंने सॉन्डर्स हत्याकांड को असेंबली बम कांड से जोड़ दिया और इन दोनों को मिलाकर बना मशहूर लाहौर षड्यंत्र केस। ये अब कोई छोटा मोटा केस नहीं था, ये देश का सबसे बड़ा मुकदमा बन चुका था। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों ने इस मुकदमे को अपने बचाव के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने इसे अपनी आवाज बुलंद करने का एक हथियार बना लिया। वो कोर्ट में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जोरदार भाषण देते, राजनीतिक कैदियों के हक के लिए महीनों लंबी भूख हड़तालें करते और अपने समाजवाद और क्रांति के विचारों को फैलाते। और मजे की बात यह थी कि अखबारों के जरिए उनकी कहीं हर एक बात पूरे देश में पहुंच रही थी। कोर्ट उनका मंच था और अखबार उनके लाउडस्पीकर। और फिर वो दिन आया, 23 मार्च 1931। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई। उनके इस बलिदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया और भारत के लोगों ने उन्हें एक नाम दिया, शहीद-ए-आज़म, यानी शहीदों में सबसे महान। ये कोई सरकारी उपाधि नहीं थी, ये लोगों के दिलों से निकली आवाज थी जो आज भी उनके नाम के साथ जिंदा है। और ये सब हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भगत सिंह का सबसे बड़ा असर किस चीज से पड़ा? उनके एक्शन से, उनके बम और पिस्तौल से, या फिर उनके विचारों से जो उन्होंने अपनी लेखनी और भाषणों से फैलाए? ये विरासत है एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसने बम और कलम दोनों को अपना हथियार बनाया।